नमस्कार, पॉलिटिको एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दक्षिणी एशिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की घटनाएं लगातार जारी हैं। सिलसिला 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से शुरू हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी। 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के शासन को उखाड़ फेंका गया था और अब लगभग वैसी ही सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है। वहां सैन्य शासन लागू कर दिया गया है। आर्मी चीफ वकरुज्जमान के हाथ में शासन व्यवस्था चली गई है और प्रधानमंत्री शेख हसीना बड़ी मुश्किल से जान बचाकर देश से भागी हैं। उन्होंने भारत में पॉलिटिकल शरण ली हुई है अस्थायी रूप से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी, लेकिन सबसे पहले वर्तमान कारण को जानने की कोशिश करते हैं। इस संकट का सबसे बड़ा वर्तमान कारण आरक्षण विरोधी आंदोलन माना जा रहा है और एक प्रधानमंत्री शेख हसीना का गैर जिम्मेदाराना बयान। जून में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद एंटी रिजर्वेशन स्टूडेंट मूवमेंट चला और इस मूवमेंट की दो मुख्य मांगे थी। एक, वर्तमान रिजर्वेशन सिस्टम को समाप्त किया जाए, इसको स्क्रैप कर दिया जाए। दूसरा, इसके स्थान पर न्यू रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें वर्तमान व्यवस्था है वो क्या है और क्यों इसको खत्म करना चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंदर दो मुख्य आधार माने जा रहे हैं। एक, फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाला आरक्षण जो कि 30% है। दूसरा, पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण जो लगभग 25% है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। महिलाओं को 10% आरक्षण दिया जाता है। पिछड़े जिलों के लिए भी 10% सीटें आरक्षित रखी गई हैं और निर्जातीय और अल्पसंख्यक समूहों के लिए 5% सीटें आरक्षित रखी। हालांकि एक छोटा सा आधार फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी रखा गया है जो कि 1% आरक्षण है। चूंकि यह आरक्षण टोटल मिलाकर 56% बैठ जाता है और इसलिए यहाँ जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसके लिए मात्र 44% सीटें बचती हैं। छात्रों की यही मांग है कि जो 44% सीटें हैं सरकारी नौकरियों के आरक्षण में वो बेहद कम है, इसलिए इस वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। छात्रों की जो सबसे बड़ी मांग है वो इस आरक्षण व्यवस्था को लेकर है जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है। फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाला ये जो आरक्षण है ये 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन वार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता सेनानी से जिन परिवारों ने इस आंदोलन में भाग लिया और वहां शहादत दी उन परिवारों को सहानुभूति के तौर पर आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 30% तक पहुंच गया है। लेकिन इस व्यवस्था में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है इन लोगों को कि यहाँ जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अब वंशानुगत कर दिया गया है। यानी पहले ये आरक्षण केवल जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको या उसके बच्चों को दिया जा रहा था, अभी उसके पोते पोतियों के लिए भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है और इसी बात को लेकर यहाँ छात्रों में अंतर्विरोध है। एक तो देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, बेरोजगारी का मंजर ये है कि 40% पार पहुंच गई है बेरोजगारी दर। तो इसी कारण जो आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग है उठना वो स्वाभाविक थी। छात्रों की मांग है कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है इसका सबसे बड़ा फायदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को होता है। दूसरी तरफ छात्रों की मांग थी कि पुराने रिजर्वेशन को खत्म करने के बाद नई व्यवस्था जो लागू की जाए उसमें मेरिट बेस्ड सिस्टम के लिए ज्यादा सीटें रखी जाए। फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाला जो आरक्षण है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरक्षण को लेकर ये पहली बार मांग उठी है। इससे पहले 2018 में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुआ था जिसके दबाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। उनके द्वारा रिजर्वेशन को हटाए जाने के लिए जो बिल लाया गया था वो 2020 से प्रभावी भी हो गया। यानी यह व्यवस्था आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था है जो 2020 में प्रभावी हो गई थी। लेकिन मामला यहाँ गड़बड़ाता है जून 2024 में। वहां की एक हाई कोर्ट ने पुराने मामले में आदेश देते हुए पुरानी आरक्षण व्यवस्था को है फिर से लागू कर दिया, रीइंस्टेट कर दिया और इसी आदेश के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी। लेकिन इसी बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इंटरफेयर किया और जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन सिस्टम को असंवैधानिक बताते हुए उसे स्क्रैप कर दिया और उसके स्थान पर नई व्यवस्था को लागू किया। इस नई व्यवस्था में आरक्षित सीटें हैं वो 7% रखी गई और मेरिट बेस्ड सिस्टम के लिए 93% सीटें रखी गई जो कि काफी थी। आरक्षित सीटों में 5% सीटें हैं वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें वेटरन भी कहते हैं
इसका मतलब होता है अनुभवी। वेटरन लोगों के लिए 5% सीटें रखी गई और निर्जातीय और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 2% सीटें रखी गई। इस व्यवस्था को देखते हुए मामला लगभग शांत होता ही नजर आ रहा था कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उसकी पार्टी के लोग, अवामी लीग उनकी पार्टी है, उनके लोग इस आरक्षण व्यवस्था को डिफेंड करने में लगे और बयानबाजियां शुरू हुई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए रजाकार शब्द का प्रयोग किया। रजाकार शब्द वैसे तो इसका मूल अर्थ वॉलेंटियर्स होता है, लेकिन बांग्लादेश में इसका अर्थ देशद्रोही से लिया जाता है, क्योंकि 1971 के जो लिबरेशन वार था उसमें रजाकार उन लोगों का समूह था जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान और उसकी आर्मी को समर्थित किया था और अपने ही देश के जो लिबरेशन वार है वो दबाने के लिए काम किया था। चूंकि छात्र इसी बात को लेकर भड़क गए कि हमारे ही देश की प्रधानमंत्री और हमारे ही देश के छात्रों को उनके अधिकारों की मांग करने पर उन्हें देशद्रोही साबित कर देती है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए और डिक्टेटर के नारे शुरू कर दिए। मामला ये ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उठाया था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल गया। लोग प्रधानमंत्री के कार्यालय, जिसे गणो भवन कहते हैं, उसमें घुस गए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आइए अब इसके राजनीतिक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी देश की राजनीति उस देश के शासन तंत्र को विफल करने में इस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है, उसका एक नमूना यहाँ बांग्लादेश में देखा गया है। जनवरी 2024 के अंदर बांग्लादेश में चुनाव हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये था कि इसमें लगभग 40% के आसपास लोगों ने की चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, क्योंकि वहां के विपक्ष के द्वारा वहां के इलेक्शनों की चुनावी प्रक्रिया जो है उसका बाइकआउट कर दिया गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, निष्पक्ष चुनाव न करवाए जाने और चुनाव में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव में भागीदारी करने से बाइकआउट कर दिया। और साथ ही इस घटना को ट्रिगर देने का काम है वो यूएसए के द्वारा की गई बयानबाजी है। यूएसए ने चुनाव को अलोकतांत्रिक घोषित कर दिया। साथ ही यहाँ एक दूसरा एंगल भी था, 2018 में आया हुआ डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट ने सोशल मीडिया और मास मीडिया दोनों पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित किया गया। चूंकि लोकतंत्र में एक्सप्रेशन का माध्यम बाधित हुआ, तो यहाँ सोशल मीडिया और मास मीडिया में भी इलेक्शन का बायकॉट किया गया। अब इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन रुकने से क्या परिवर्तन आ सकते हैं, व्यवस्था कौन सा मोड़ लेगी। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थायित्व के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं। एक तो वहां निष्पक्ष और प्रतियोगितापूर्ण चुनाव हो, दूसरा वहां शासकों और दलों में निरंतर सत्ता का बदलाव होता रहना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था टिकी रहे। क्योंकि जब लगातार एक ही दल या शासक को निरंतर बहुमत मिलता रहता है तो वह अपनी इच्छा ही जनता की इच्छा समझ लेता है और वह जनता से संवाद की स्थिति में नहीं रह पाता, जनता से दूरी बना लेता है और स्वयं की इच्छा को जनता पर थोपने का काम करता है और ऐसी ही व्यवस्था डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्था बन जाती है। अंततः ऐसी व्यवस्था जनता में उन्माद की स्थिति बना देती है, लेकिन जनता इस उन्माद से निकलने के 2 तरीके अपनाती है। या तो वहां प्रतियोगितापूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो, उसके माध्यम से, या दूसरा इसका पक्ष है सामूहिक रूप से बहिष्कार करके वहां की सत्ता को हटा देती है। निष्पक्ष और प्रतियोगी चुनाव के माध्यम से किस प्रकार सरकार को हटाया जा सकता है, इसके 2 उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। 1977 में इंडिया में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार को हटा दिया गया था। उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और तब उस टाइम में उन पर डिक्टेटरशिप होने के आरोप लगे थे। ऐसा ही हाल ही में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव है, वह 15 साल से चली आ रही कंजर्वेटिव पार्टी को हटा दिया गया है। वहां भी डिक्टेटरशिप वाली स्थिति तो नहीं बनी थी, लेकिन लगातार 15 साल में किसी सरकार के रहने से वहां की जनता उन्माद में आ चुकी थी। दूसरा तरीका जो जनता अपनाती है, जब पहला तरीका यानी प्रतियोगितापूर्ण चुनाव प्रभावी नहीं रहते, तब जनता इस तरीके का प्रयोग करती है। इसमें भी 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एक शांतिपूर्ण और दूसरी हिंसक। शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी सरकार को कैसे हटाया जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण है 1688 में हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्रिटेन में हुआ। दूसरा इसका हिंसक रूप से किसी सरकार को कैसे हटाया जाता है, इसके हाल ही के वर्षों में उदाहरण है। वैसे कई इतिहास में कई सारे उदाहरण इसके मिल जाएंगे, लेकिन हाल ही के वर्षों की अगर देखें, 2022 में श्रीलंका में सरकार को हटाया गया था
वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर आरोप लगे थे और उनको हटा दिया गया। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और पूरे देश में एक व्यापक लेवल पर रोष पैदा हो गया था। और अभी बांग्लादेश इसी का उदाहरण है। यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बनी। लोग प्रधानमंत्री के भवन में, जिसे गणय भवन कहते हैं, उसमें घुस गए। पूरे देश में आगजनी प्रदर्शन हुए। अवामी लीग के 30 से अधिक नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में एक पैटर्न पाया जाता है। विकासशील देश जो कि उपनिवेशवाद की उपज हैं, वहां लोकतांत्रिक पतन का पाया जाना एक सामान्य विशेषता है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक विकास के 4 चरण मुख्य रूप से देखे जाते हैं। पहले चरण में वहां संवैधानिक विकास होता है, दूसरे चरण में राजनीतिक गतिविधियों का चरण जिसे कहा जाता है, और तीसरा चरण आता है शक्तियों का केंद्रीकरण का चरण, और चौथे चरण में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक विकास का चरण ये बताता है कि वहां संविधान लगभग पश्चिमी लोकतंत्रों के जैसा ही होता है, क्योंकि वहां संविधान में सभी राजनीतिक आदर्श और मूल्यों को शामिल किया जाता है। शक्ति पृथक्करण और संतुलन जैसे सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। तो वहां का संवैधानिक विकास का जो चरण है वो लगभग वैसा ही होता है जैसा पश्चिमी देशों का। इसका दूसरा जो चरण आता है वो राजनीतिक गतिविधियों का चरण है। इसमें राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से अभियानों तक ही सीमित रहती है। इसमें आम जनता की ज्यादा भागीदारी नहीं होती। और तीसरे चरण तक आते आते शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। लगभग शक्ति है वो वहां की सरकार में केंद्रित हो जाती है, और सरकार का जो सीमित अर्थ लिया जाता है वो कार्यपालिका शक्ति से लिया जाता है। तो यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो निष्प्रभावी सा हो जाता है, और वास्तविक शक्ति जो है वो कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है। और चौथे चरण तक आते आते राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इन देशों में राजनीतिक संस्कृति अस्पष्ट होती है। नेताओं में सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है। इसी वजह से जनता में राजनीतिक उदासीनता आ जाती है, और अंततः सामाजिक अव्यवस्था और अशांति का जन्म होता है, और व्यवस्था का तंत्र है वो टूट जाता है। इसी राजनीतिक संदर्भ में एक और कारण देखा जा सकता है जो बेरोजगारी और जनसंख्या की सरप्लस स्थिति को लेकर है। देखिए, बांग्लादेश में लगभग 17 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ज्यादातर अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। यहाँ औद्योगिकीकरण और सर्विस सेक्टर का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना एक देश में होना चाहिए, और इस जनसंख्या के लिए जो बेहतरी का काम कर सके। इन देशों में ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से अनस्किल्ड लेबर और बेरोजगारी बहुत खूब पाई जाती है। अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में बेरोजगारी की दर है वो 40% को पार कर चुकी है। भारत के द्वारा बॉर्डर पर सख्ती करना भी यहाँ बेरोजगारी बढ़ाने का एक और कारण बना। परिणाम ये हुआ कि सरकार पर दबाव बना, और उचित समाधान समय पर नहीं हो पाने के कारण यहाँ का शासन तंत्र विफल हो गया। बांग्लादेशी क्राइसिस का तीसरा पहलू जियोपॉलिटिक्स है, जिसमें 3 देशों यूएसए, चाइना और पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है। यूएसए इस क्षेत्र में हेजेमोनिक पावर बना रहना चाहता है, के लिए वह इस क्षेत्र में कई इंटरेस्ट रखता है। मुख्य उसका इंटरेस्ट है चाइना को नियंत्रित करना। वह चाइना को नियंत्रित करने के साथ साथ दक्षिणी चीन सागर पर भी नजर रखना चाहता है। वह यह भी देखना चाहता है कि म्यांमार में चीनी लोगों की क्या गतिविधियां हैं या चीन की क्या गतिविधियां रहती हैं, उसको नियंत्रित करने का भी प्रयास है वो इस क्षेत्र के माध्यम से करना चाहता है। सदन रूप में वह भारत पर भी नजर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश था, उस लिहाज से भी बेहतर है। और इस सब कार्य के लिए यूएसए को एक यहाँ इस क्षेत्र में मिलिट्री बेस की आवश्यकता है, और मिलिट्री बेस बनाने के लिए यूएसए के लिए बांग्लादेश से उपयुक्त कोई बेहतर जगह हो नहीं सकती। और इसी पर्पज के लिए डोनाल्ड लू, जो कि दक्षिण एशिया में यूएसए के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने बांग्लादेश को यहाँ मिलिट्री बेस बनाए जाने के लिए राजी करने का प्रयास किया। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात के लिए मना कर दिया, और तभी से इस क्षेत्र में यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का खेल शुरू हुआ। यूएसए पहले से इस बात को जानता था कि बांग्लादेश उन्हें मना कर सकता है, इसलिए पिछले काफी समय से एक जोगम क्षेत्र के निर्माण का खेल इस क्षेत्र में यूएसए रच रहा है। जोगम एक जो जनजातियों का पैतृक क्षेत्र है। इसमें जो जनजाति या जिसे कुकी जनजाति भी कहते हैं वो यहाँ रहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जो लैंड या कुकी हिल्स भी कहते हैं। यह क्षेत्र है वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर बना हुआ है, और यूएसए
इसे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश में लग गया है। अगर बांग्लादेश सीधा सीधा यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाए जाने के लिए राजी नहीं होता है तो यह बात ताज्जुब की नहीं होगी कि भविष्य में जोगम नाम का एक क्रिश्चियन कंट्री देखा जा सकता है, या इसके लिए यूएसए कई सारे देशों पर दबाव भी बना सकता है। इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। भारत भी नहीं चाहता इस क्षेत्र में यूएसए का मिलिट्री बेस बने। इसमें दूसरा एंगल जो है वो चाइना को लेकर है। चाइना इस क्षेत्र में एक रीजनल हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है और साथ ही चाइना की शुरू से चली आ रही विस्तारवादी नीति भी इसका एक भाग है। बांग्लादेश से सस्ती लेबर पाना चाहता है और इसके लिए वह बांग्लादेश के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहा है, जिसके तहत चाइना के लोग बांग्लादेशियों को चीनी भाषा यानी उनकी लोकल भाषा मंदारिन है वो सिखा रहे हैं और चाइना के लोग बांग्लादेश में बांग्ला भाषा सीख रहे हैं। और साथ ही साथ चाइना बांग्लादेश के जरिए भारत पर भी नजर रखना चाहता है, भारत को भी नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए वह भारत और भारत के आसपास के सभी क्षेत्रों को अनस्टेबल करते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा एंगल इसमें पाकिस्तान को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी को समर्थित कर अपने समर्थन की सरकार बनाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों कट्टरपंथी दल हैं और ये एक इस्लामिक देश की मांग करते हैं। इस मामले में पाकिस्तान है वो इन दोनों पार्टियों का समर्थन कर रहा है। इसी के माध्यम से पाकिस्तान ने इंडिया पर भी दबाव बनाना चाहता है, जिसके चलते वह कश्मीर समस्या को हल करना चाहता है। साथ ही साथ वह अपना पुराना बदला लेना चाहता है, जिसमें इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। अगला पहलू भारत के संदर्भ में है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी सीमा है वो पश्चिम बंगाल की है। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी इसमें एक पश्चिम बंगाल और उसके अलावा 4 नॉर्थ ईस्ट की। तो इस घटना से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात यह आ सकती है कि बहुत सारे बंगाली भाषी लोग हैं वो बांग्लादेश में इंडिया से व्यापार के हिसाब से जाते हैं और बहुत सारे बांग्लादेशी वर्कर्स हैं वो कोलकाता में काम के लिए आते हैं, वो प्रभावित होंगे। दूसरा, यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर भी काफी बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि इन सभी सीमावर्ती राज्यों पर शरणार्थियों की समस्या को लेकर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में 8% हिंदू रहते हैं और वहाँ एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं वो काफी भड़क चुके हैं। इसके अलावा भारत कई सारे बहुपक्षीय सहयोग हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलकर करता है, जिसमें से पहला बिम्स्टेक आता है, दूसरा सार्क और तीसरा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इन सभी संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग में शामिल है, ये भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ बिम्स्टेक के द्वारा भारत बंगाल की खाड़ी में जॉइंट सिक्योरिटी मिशन जो चलाता है वो प्रभावित हो सकता है। तीसरा, बायलैटरल ट्रेड प्रभावित होगा। एशिया के देशों में या भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड है वो इंडिया के साथ करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 2023 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अखौरा और अगरतला के बीच में रेल लिंक बना था वो प्रभावित हो सकता है। इंडिया बांग्लादेश में कई सारे पोर्ट्स एक्सेस करता है, जैसे कि चटगांव और मोंगला इसमें मुख्य हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं, वो भारत के हाथ से निकल भी सकते हैं चाइना के दबाव में। 5वीं अगर बात करें तो इंडिया लगभग 1000 मेगावाट बिजली है वो बांग्लादेश को बेचता है, वो बंद कर दी जा सकती है, इसके बदले चाइना से खरीदी जा सकती है। इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट रशिया, इंडिया एंड बांग्लादेश से तीनों के सहयोग से 2018 से चल रहा है। यह बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये प्रभावित हो सकता है। एक और एंगल की अगर बात करें तो नदी जल बंटवारे को लेकर है। 2 ट्रीटीज ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश के साथ कर चुका है, गंगा वाटर ट्रीटी और कुशियारा वाटर ट्रीटी, लेकिन 2 नदी क्षेत्रों को लेकर विवाद अभी भी जारी है, तीस्ता और फेनी, ये भी प्रभावित हो सकते हैं। चाइना का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ देखा जा ही सकता है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑलरेडी पार्टनर बन चुका है, तो अब वह चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए चाइना की महत्वाकांक्षी परियोजना RCEP का भी हिस्सा बन सकता है, जो कि भारत के संदर्भ में एक अच्छी बात है, नहीं कही जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि
इसमें सारे इंडिया को इस घटना से नुकसान ही नुकसान होंगे। कुछ फायदे भी हो सकते हैं लेकिन अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इंडिया के लिए अवसरों की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड के कई सारे देशों की बांग्लादेश में चल रहे क्राइसिस के चलते इंडिया से कपड़ा और जूट की मांग की जा सकती है। इसके लिए वर्ल्ड है वो इंडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा इस उद्योग क्षेत्र में। दूसरा, इंडिया को क्रॉस बॉर्डर से आने वाली ट्रक्स और रोज दिन होने वाली स्मगलिंग की घटनाओं पर भी नियंत्रण देखा जाएगा। थैंक यू।